नमस्कार, न्यूज़ एट 5 में आपका स्वागत है। मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की एक बड़ी खबर से। खबर यह है कि कश्मीर पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने अब बड़ा बयान दिया है। झारखंड के गोड्डा से बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे के मुताबिक संविधान के तहत लोकसभा में 550 सीट किए जाने का प्रावधान है, लिहाजा पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके से भी 5 लोकसभा सीटों का ऐलान होना चाहिए। तो पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देने की पूरी तैयारी हो गई है भारत की तरफ से। बीजेपी सांसद ने इसके लिए बिल लाने की मांग की है। कश्मीर, बलूचिस्तान, गिलगिट पर हाल के दिनों में भारत ने अपना रुख कड़ा कर लिया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लाल किले के प्राचीर से बलूचिस्तान का जिक्र किया था और पीएमओ में मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी यहाँ पर आज़ादी की मांग की थी, बलूचिस्तान में, गिलगिट में और पीओके में। तो पाकिस्तान को करारा जवाब देने की तैयारी हो गई है और एक बड़ा बयान बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की तरफ से। झारखंड के गोड्डा से बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे के मुताबिक संविधान के तहत लोकसभा में 550 सीट किए जाने का प्रावधान है, लिहाजा पाक अधिकृत कश्मीर से भी 5 लोकसभा सीटों का ऐलान हो। मैंने ये कहा था कि लोअर हाउस में जो है पाक अधिकृत कश्मीर के लिए और गिलगित बाल्टिस्तान के लिए जो है 5 लोकसभा की सीटें होनी चाहिए। और निश्चय ही जब ऐसा होता है तो साथ ही साथ उसको प्रजातांत्रिक प्रणाली के अंतर्गत उपयुक्त और उचित प्रतिनिधित्व मिले, इसका भी प्रावधान होना चाहिए। 26 जुलाई को पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद में चुनाव की धांधली को लेकर प्रदर्शन हुए। 28 जुलाई को नीलम घाटी में चुनाव की धांधली को लेकर प्रदर्शन हुए। 31 जुलाई को गिलगित बाल्टिस्तान में चीन की मौजूदगी को लेकर प्रदर्शन हुए। जी, तो एक बड़ी खबर। और इस बीच हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं जी मीडिया संवाददाता रविंद्र कुमार। लाइव हमारे साथ जुड़े हैं रविंद्र। रविंद्र, जो एक काफ़ी बड़ा बयान यहाँ पर दिया गया है निशिकांत दुबे की तरफ से, कुल मिला के अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देने की तैयारी हो गई है और लगातार इस तरह के बयान भारत की तरफ से आ रहे हैं। क्या मायने निकाले जाए इसके? देखिए मृत्युंजय, ये प्राइवेट मेंबर्स बिल के रूप में 2 बार निशिकांत दुबे ने लोकसभा में अपने प्राइवेट मेंबर बिल पेश करने की कोशिश की। हालांकि ये गृह मंत्री राजनाथ सिंह से उनकी मुलाकात के बाद ये बिल लोकसभा में उन्होंने पेश नहीं किया था। लेकिन अगर इस दोनों बिल के मजमून अगर देखें तो साफ है कि 5 लोकसभा सीट आरक्षित की जाए पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लोगों के लिए, क्योंकि उनका कहना है कि कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में 24 सीटें विधानसभा में रिक्त रखा गया है। हाँ। नॉमिनेशन वहाँ भी नहीं हो रहा। लेकिन अगर पाक अधिकृत कश्मीर भारत का हिस्सा है, जो सार्वजनिक तौर पर है, संसद में इसके लेकर प्रस्ताव पारित है, पूरे देश में एक राय है, तो वहाँ के लोगों को प्रतिनिधित्व देने के लिए 5 लोकसभा के सीट क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा। उनका ये भी कहना है कि 1952 से एक साजिश के तहत इन चीज़ों का प्रावधान नहीं किया गया था, इसलिए उन्होंने 2 बार लोकसभा में प्राइवेट मेंबर लाने की कोशिश की थी, लेकिन सरकार ने उन्हें आश्वासन दिया। रविंद्र, आपके पास आऊंगा। इस बीच हमारे साथ निशिकांत दुबे खुद फोन लाइन पर जुड़े हैं, बीजेपी के सांसद। निशिकांत जी, स्वागत है आपका जी मीडिया में। काफ़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही है। क्या ये माना जाए, जिस तरह से हाल के दिनों में बयान भारत की तरफ से आ रहे हैं, खुद पीएम ने लाल किले के प्राचीर से बलूचिस्तान का जिक्र किया, पीएमओ की जो मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, उन्होंने भी कहा कि बलूचिस्तान, पीओके और गिलगिट को आज़ाद किया जाए। क्या ये माना जाए कि भारत का यही कड़ा रुख कंटिन्यू रहेगा और अब भारत अपने इस रुख से पीछे हटने वाला नहीं है? उन्होंने बलूचिस्तान को अलग करने की बात नहीं कही, उन्होंने गिलगित और बाल्टिस्तान को अलग करने की बात कही। उन्होंने ये कहा कि बलूचिस्तान में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है और वायलेशन इतना हो रहा है कि वहां लोग आजादी के डिमांड कर रहे हैं और उसको सप्रेस करने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरा, ये पाक अधिकृत कश्मीर जो है अवैध कब्जा किया हुआ है, 2 भाइयों को अलग किया हुआ है और जम्मू कश्मीर विधानसभा में आपकी जानकारी है ही कि 24 सीटें ऑलरेडी रिजर्व हैं। जब विधानसभा की सीट रिजर्व होगी तो लोकसभा का सीट ऑटोमेटिक रिजर्व होना है। और जो अभी रविंद्र जी कह रहे थे, जो मैं सुन रहा था कि 1952 से जो कांग्रेस की नीति रही, आप ये बताएं ना कि जहां विधानसभा नहीं है वहां भी लोकसभा के लोग हैं। जैसे चंडीगढ़ आप देख लीजिए, जैसे आप लक्षद्वीप देख लीजिए, जैसे अंडमान निकोबार देख लीजिए। हाँ, ठीक बात है। लेकिन निशिकांत जी, सिर्फ पीओके की जो सीटें हैं, जो बात आपने कही है कि ये सीटें रिजर्व की जाएं संसद में, विधानसभा में काफ़ी लंबे समय से सीटें रिजर्व रखी गई हैं, लेकिन उसका अब तक कोई नतीजा निकला नहीं है। सिर्फ सीटें रिजर्व की जाए या फिर इसको लेकर आगे भी बढ़ा जाए, क्योंकि सीटें सिर्फ आरक्षित रखने से कुछ होने वाला नहीं है।
सीट रिजर्व जब करते हैं तो जिस तरह से हम एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों को आप समझिए कि नॉमिनेट करते हैं, तो जब तक कि वहां हालात ऐसे नहीं हो जाएं कि इलेक्शन हो जाए, तो हम रिजर्व करके जो है पाक अधिकृत कश्मीर से, गिलगित से और बाल्टिस्तान से लोगों को लाकर जो है, जो बाहर लोग हैं जो एक मुहिम चढ़ा रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो अवैध कब्जा कर लिया है और वहां ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, उस तरह के लोगों को फिलहाल हम नॉमिनेट करके लाएं। और जब हम मुजफ्फराबाद में तिरंगा फहराएंगे 1-2 करोड़ लोगों के साथ, क्योंकि मुजफ्फराबाद हमारा पार्ट है, अंग है, तो वो दिन ऐसा होगा कि जब ये माहौल होगा कि भारत जो है अपने क्षेत्र में जा पाएगा, और जब जा पाएगा तो शांति हो पाएगी, और जब चुनाव होगा तो वहां के लोग आकर जो है अपनी बातें कहेंगे। निशिकांत जी, क्यों ना इसकी शुरुआत जो है विधानसभा से की जाए, क्योंकि विधानसभा में काफी लंबे समय से सीटें आरक्षित रखी जाती हैं पीओके के लिए, आपकी सरकार भी है वहां पर, क्यों ना इसकी शुरुआत विधानसभा से ही की जाए? देखिए, मुफ्ती साहब जो है, मुफ्ती साहब का ये तो मिशन ही रहा है। आपको ध्यान हो कि मुजफ्फराबाद के लोग यहाँ आए, सेब यहाँ जाए, एक नया रास्ता खुले। तो जो हमारी सरकार है अभी, वहाँ जो महबूबा मुफ्ती उसकी कोalition पार्टनर की जो अध्यक्ष मुख्यमंत्री हैं, उनके संज्ञान में यह बातें हैं, और उनके भी ध्यान में है कि मुजफ्फराबाद हमारा भाई है और पाकिस्तान ने अवैध तौर पर उसको कब्जा कर लिया है। तो मुझे लगता है कि सरकार के स्तर पर ये कोई ना कोई बात होगी। लेकिन जहां तक अभी मेरा सवाल यह है कि 24 विधानसभा की सीटें भी रिजर्व है, तो लोकसभा की सीटें रिजर्व होनी चाहिए, और तब तक जो है लोगों को नॉमिनेट करके यहाँ देना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका निशिकांत जी हमसे जुड़ने के लिए और इस पर बातचीत करने के लिए। रविंद्र, जो बात यहाँ पर निशिकांत दुबे ने कही है, इसको लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया आपको देखने को मिल रही है बीजेपी के अंदर? देखिए, बीजेपी हो या फिर जम्मू कश्मीर से ही आते हैं पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह, उनसे भी मेरी बात हुई। उनका भी कहना है कि एक सतत प्रक्रिया है और सरकार और अधिकारी दोनों इस पर कहीं ना कहीं विचार किया जा रहा है कि कैसे इसे मंजिल हम लोग तय करने की कोशिश कर रहे हैं, उसे अंजाम तक कैसे पहुंचाया जाए। यानी गंभीरता से इस पर विचार किया जा रहा है सरकार के स्तर पर भी, और खुद आपने भी कहा और देखा, सब पूरे देश ने देखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को पूरे देश को संबोधित किया और उन क्षेत्रों को भी संबोधित किया जहां पर अवैध कब्जा पाकिस्तान ने किए हुए हैं। जी, शुक्रिया रविंद्र आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव त्यागी भी जुड़े हैं फोन लाइन पर। राजीव जी, स्वागत है आपका भी जी बिजनेस पर। आप बीजेपी के इस बयान को किस तरह से देख रहे हैं? क्या बीजेपी का ये बयान आपको गंभीर लग रहा है, या फिर आपको ये लगता है कि सिर्फ बयानबाजी है? Why don't you put your hand on your heart and tell me please कि आपको कैसा लग रहा है? नहीं सर, मैं आपसे, हमारा काम सवाल पूछना है, मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं। आप इस बयान को कितनी गंभीरता से देख रहे हैं? देखिए, मैं मोदी जी को बिल्कुल गंभीरता से नहीं लेता हूं व्यक्तिगत रूप से, और जब मैं नहीं ले रहा हूं तो इसका मतलब कांग्रेस का स्पोक्स पर्सन ये बात कह रहा है, क्योंकि मोदी जी भाषण बहुत अच्छा देते हैं लेकिन झूठ बोलते हैं हर विषय में। देखिए, जब वो बोलते हैं तो हो सकता है भूकंप आया हो, बलूचिस्तान अलग हो गया हो पाकिस्तान से, और वो केंद्र लाल किला का रहा हो जब भूकंप आया हो मोदी जी के बोलने के बाद। राजीव त्यागी, क्या आपको नहीं लगता कि कुछ ऐसे मुद्दे होने चाहिए जहां पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, और जहां पर कश्मीर का मसला हो या पाकिस्तान से बातचीत का मसला हो, ऐसे मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए? क्या आपको नहीं लगता कि पीएम ने जो बलूचिस्तान का जिक्र किया, या फिर बात जो निशिकांत दुबे ने कही, इसको कहीं ना कहीं आपको एक देश हित में सपोर्ट करना चाहिए? अगर सच बोलना राजनीति है तो मैं बिल्कुल राजनीति कर रहा हूँ, और सच बोलना अगर लोगों को बताना है कि हाँ, निश्चित रूप से मोदी जी हर विषय पे सेंसेशन क्रिएट करके लोगों को कहीं ना कहीं उलझा रहे हैं, तो ये चिंता का विषय है। राजनीति में या विदेश नीति जिसे कहते हैं, विदेश नीति में सिर्फ एक ही चीज होती है जिसको कहते हैं कूटनीतिक प्रयास, आपके कितने सफल हुए और आपके देश को दूसरे ठीक है, हाँ, क्या मिला। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव त्यागी आपका हमसे जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। तो एक बड़ी खबर, निशिकांत दुबे का एक बड़ा बयान, उस पर आपने प्रतिक्रिया यहाँ पर सुनी कांग्रेस की भी। लेकिन रुक करते हैं अगली खबर का। दिल्ली में इस साल कोई नई लिकर शॉप नहीं खुलेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि इस साल दिल्ली में कोई नई शराब की दुकान नहीं खोली जाएगी। इतना ही नहीं, मौजूदा शराब की दुकानों की लोकेशन को बदला भी जा सकता है। केजरीवाल का कहना है कि अगर आसपास रहने वाले निवासियों को इलाके में शराब की दुकान से कोई दिक्कत है तो इसके लिए मोहल्ला सभा या लोकल कमेटी बनाई जाएगी। ये कमेटी उस इलाके में शराब की दुकान को रीलोकेट करने पर फैसला करेगी। निर्णय लिया है कि किसी भी इलाके के अंदर पहली चीज तो ये कि
दिल्ली के अंदर इस साल कोई भी और नई शराब की दुकान नहीं खोली जाएगी। दूसरी है कि जो एग्जिस्टिंग शराब की दुकानें अगर उससे उस एरिया के लोग दुखी हैं तो वहाँ पे मोहल्ला सभा, लोगों की सभा करके, लोगों की सभा में अगर प्रस्ताव पारित हो गया 2/3 मेजॉरिटी से, तो उस दुकान को वहाँ बंद करना होगा और वो नई जगह शिफ्ट होगी, शिफ्टिंग हो सकती है दुकान की। और इस पर बातचीत करने के लिए जी मीडिया संवाददाता समीर दीक्षित हमारे साथ जुड़े हैं। समीर, एक अजीबोगरीब बयान है अरविंद केजरीवाल का, दिल्ली के मुख्यमंत्री का, कि नई दुकानें यहाँ पर नहीं खुलेंगी। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? देखिए, सीधे तौर पे अगर आप खबर देखें तो ये समझ में आता है कि इस साल कोई भी नई शराब को उनकी दुकानें नहीं खोली जाएंगी, लेकिन असल में अगर आप देखें तो इसके पीछे एक बड़ी वजह ये भी है कि जब आरटीआई में इस बात का खुलासा हुआ था कि पिछले तकरीबन 1.5 साल में 58 नई शराब की दुकानों को लाइसेंस जारी किया था दिल्ली सरकार ने, और यह खबर जब सामने आई तो दिल्ली सरकार की किरकिरी हुई थी, उनको उस सरकार की आलोचना हुई थी, क्योंकि ये दोहरे मापदंड है। पंजाब में जाकर अरविंद केजरीवाल जी ड्रग्स के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, वहाँ पर शराब या फिर ड्रग्स को लेकर शिकंजा कसने की बात करते हैं, जबकि दिल्ली में ही बतौर मुख्यमंत्री वो पिछले 1.5 साल में 58 नई शराब की दुकानों के लिए लाइसेंस जारी करते हैं। तो ऐसे में जब दोहरे मापदंड उनके सामने आए और मीडिया में इस बात की उनकी आलोचना हुई कि आप शराब को या इसके जरिए आप एक तरीके से बढ़ावा दे रहे हैं, दुकानों को लाइसेंस जारी कर रहे हैं, तो ये एक नया अपनी तरफ से कार्ड प्ले किया है कि जिसमें उन्होंने शराब की नई दुकानों को लाइसेंस नहीं दिए जाने की बात कही है, और अब पाला पूरी तरीके से रेसिडेंट क्लिनिक्स यानी कि मोहल्ला सभा पर छोड़ दिया है। आपको पसंद आए तो आप शराब की दुकान को वहाँ पर जारी रखिए, नहीं पसंद आए तो उसकी शिफ्टिंग का प्रावधान है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया समीर आपका इस पूरी जानकारी के लिए।